कथा निधि चैनल पर मैं अपर्णा आज आपके लिए लेकर आई हूँ मैत्रेयी पुष्पा की प्रतिनिधि कहानियां। इस कथा संग्रह में से उनकी एक बड़ी प्यारी सी कहानी तुम किसकी हो बिन्नी, इस शीर्षक की एक कहानी है। तो चलिए सुनते हैं कहानी तुम किसकी हो बिन्नी, मैत्रेयी पुष्पा। आज पापा चले गए। सुबह के धुंधलके में ही तैयार हो गए थे पापा। बिन्नी भी तभी उठ गई, दादी के साथ ही। वैसे बिन्नी का मन था कि पापा रुके, पर वे छुट्टी ही नहीं लाए थे। दादी उन्हें धूप निकलने से घंटा भर पहले ही विदा कर देना चाहती थी। गर्मी की लू लपट में सफर करना दादी को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। सवेरे ठंडे में ही निकल जाइए गोपाल, वे रात को पापा को कहकर सोई थी। बिन्नी और दादी पापा को फराश के पेड़ों तक छोड़ आए। वहां खड़े होकर भी दादी ने पापा से कितनी ही बातें की थी। बिन्नी तो दगड़े के ठंडे रेत से एड़ी पर घूम घूम कर पांव के अंगूठे से गोले बनाती रही। गोलाकार वृत्त जैसे वह अपनी कॉपी पर प्रकार से बनाती है ना, ठीक वैसे ही। पापा आगे बढ़ गए। दादी देर तक खड़ी देखती रही। जैसे जैसे पापा दूर होते गए, दादी की आंखें और सिकुड़ती जाती। तीखी दृष्टि से पापा को पीछे आती सी। पापा पेड़ों की सघनता के पीछे पूरी तरह ओझल हो गए। तब दादी लौटने लगी। दादी, पापा के साथ मुझे क्यों नहीं भेजा? बिन्नी ने अपने मन में घुमड़ता प्रश्न दादी से पूछ लिया। तेरी पढ़ाई मारी जाती बेटा, कहकर दादी उसी गति से रेत भरे दगड़े में बिन्नी को आगे करके चलती रही। संपूर्ण उत्तर नहीं लगा बिन्नी को। उस बीच दादी रुआंसी सी हो उठी। एक अनबूझ वेदना झुर्री भरे मुख पर अनायास ही तिर आई। दादी सच कहना नहीं चाहती थी या माँ बेटी के बीच स्नेह तंतुओं को जोड़े गांठे रहने के भरसक प्रयत्न में जुटी थी। बिन्नी जब गांव आई तो यहाँ उसका मन बिल्कुल नहीं लगा। हर समय उखड़ी उखड़ी सी रहती। दादी ने कितने यत्न किए थे बिन्नी को सुख से रखने के। मोरी पर पक्का पलस्तर करवाया, चारों ओर से दीवार उठाकर गुसलखाना बनवाया, जिसमें छोटी सी बिन्नी बेझिझक नहा सके। कुआं बावड़ी पर कहां जाती फिरेगी। कपड़े लत्ते पास के कस्बे में मिलते। गांव के दर्जी क्या जाने शहर के तरीके की सिलाई। वे बिन्नी को बाजार हाट साथ ले जाती, कपड़ा पसंद करवाती और उसकी पुरानी फ्रॉक सूट दिखाकर दर्जी को घंटों समझाती। मनोहर दर्जी उन्हें बार बार आश्वस्त करता, अम्मा जी चिंता मत करो, लंबरदार की पढ़ी लिखी लड़कियन के कपड़े मैं ही बनाए रही हो बरसों से। मगना जल्दी ही बिन्नी की सखी बन गई। दादी ही बुला लाई थी उसे। फिर तो दोनों पक्की सहेलियां हो गई। खेलती बतियाती, काम करती, पढ़ती। दादी, मेरी माँ सौतेली है? रात को दादी के पास सोते समय बिन्नी ने अनायास ही पूछ लिया। चल, किसने कही जे बात तो उसे? मगना ने। झूठी है मगना। मगना कहती है कि तेरी माँ डायन है, पेट में बच्चों को मार डालती है। दादी का चेहरा रात के अंधियारे में फक्क सफेद पड़ गया। सुन्न हो गई एक पल को। फिर बिन्नी के बालों में उंगली से कुछ टटोलती रही देर तक। तू मगना के संग मत रहो करे, बेआधार सी बात कहकर वे चुप पड़ी रही। बिन्नी अपने बुआ के साथ कुएं पर गई थी शुरू में। तब भी क्या क्या कहा था सबने। चलो अच्छा है, बुढ़िया को मन लगाव रहेगा। वहां तीन जुड़ गई, एक यहाँ से ही। रस्सी को बड़े बड़े गोलों में लपेटती एक औरत कह रही थी, अरे ये बात ना है, क्या करे बेचारे, शहर में तो 3 बच्चों का ही हुक्म है। अब इसे यहाँ न भेजते तो चौथा कैसे करेंगे? पीली साड़ी वाली ने बोलकर 2 गागर सिर पर धर ली और अपने रास्ते चली गई। कई बार तो इसकी माँ ने गर्भ गिराए हैं, दूरबीन से दिखवाए लिए। छोरी निकसे तो गिरवाए गई, कसाईन है निरी। बिन्नी की समझ में तो कुछ नहीं आया, लेकिन बुआ बहुत लड़ी। कुएं पर ही अपनी भाभी के लिए वे ऐसे शब्द सहन न कर पाई। बताओ ना बुआ, क्या कहा उन्होंने? तुम क्यों लड़ी इतना? मम्मी कसाईन है यह कहा, इसलिए? बिन्नी रास्ते पर बुआ से पूछती आई। उसी रात बुआ ने सारी बात बता दी बिन्नी को। दादी बहुत नाराज हुई। माँ बेटी का कलेजा फटवा रही है तू। आज नहीं तो कल जान जाएगी। तुम नहीं बताओगी तो मोहल्ला पड़ोस के बता देंगे। कहाँ तक छिपाओगी अम्मा? बुआ कुएं से खिसियाई हुई आई थी।
वे अपने आवेग पर अंकुश नहीं रख पाई, सारी कथा बिन्नी से कह दी। उस दिन मम्मी डॉक्टर अग्रवाल के क्लिनिक से निकलते हुए कैसे खुश थी। उनका फीट्स टेस्ट हुआ था और रिपोर्ट मिली थी, जिससे उन्हें पता चला कि अब की बार वे बेटे को जन्म देंगी। 2 बेटियों के पश्चात उनके गर्भ में पुत्र पल रहा है। सोचते ही वे गर्वित हो उठी, मुख दिपदिपा उठा। अपूर्व सुख के साथ साथ एक मुक्ति भाव भी जागा था मन के भीतर कि बस अब आगे और नहीं, झंझट खत्म। गुड़िया के जन्म को तो उन्होंने खुशी से स्वीकार लिया था। पहलौठी की बेटी बेटा कुछ भी सही, फिर भी पहले लड़का हो जाए तो फिर चिंता नहीं रहती। यह अनी मन में कहीं चुभी जरूर रह गई थी। उसके बाद अंजू, बुआ बताती हैं कि अंजू के जन्म पर घर में गहरी उदासी छा गई थी। सभी दुखी हुए थे, पापा, दादी और मम्मी। मम्मी तो 2 दिन तक कुछ खा ही नहीं सकी। मन कैसा मुरझाए फूल सा कुंद पड़ गया था। नर्स के कुछ बोल तुषार से गिरे थे। मिसेस गुप्ता, बेटी हुई है, कांग्रेचुलेशंस, बधाई हो। अस्पताल में मम्मी के मिलने देखने वाले विरक्त भाव से आए। सुख दुखे समय कृत्वा जैसा भाव लेकर मम्मी पापा पर ढालते हुए। दादी कुछ पलों को विचलित हुई और बेधड़क बोल उठी, एक और डिग्री धर गई मेरे गोपाल पे। दादी अंजू के जन्म पर ही उसके ब्याह की फिक्र करने लग गई। कंकड़ सा बोल फेंक कर दादी फिर नीति की बात पर आ गई। काहे को अन्न जल त्यागे है रीप आरती, भगवान के देन है, बेटी बेटा सब एक ही ठौर के हैं, फिर है जाएगो पुत। कन्या परमेश्वरी किसे दुखियाए मत। ऐसी बात कहकर मम्मी को वे पुत्री जन्म के दुख से उबार रही थी। दादी की बात या अपने मन को तोष मम्मी ने कुछ दिन खिन्न रहकर अंजू को अपना लिया, पालन पोषण में जुट गई। पर अधिक दिन प्रतीक्षा नहीं हो पाई उनसे। अंजू साल भर की भी नहीं थी कि वे फिर गर्भवती हुई। बेटे की आस में साहस तो कर लिया, लेकिन मन की परतों में डर का विषैला भाव फैलता जा रहा था। कहीं लड़की हुई तो। 3 बेटियों के कल्पना मात्र से दहल उठी। संपूर्ण शरीर एक एक पल को थरथरा उठा। रात में नींद कम आने लगी। कमरे में लगी गदबदे बच्चे की तस्वीर में जब उन्हें लड़का दिखता तो कलेजा हुलस उठता, लेकिन लड़की वे भयाक्रांत हो उठती। माथे पर पसीने की बूंदें छलक उठती। और तब उबार लिया था डॉक्टर अग्रवाल ने। हाँ, इन्हीं डॉक्टर अग्रवाल ने। उन्होंने टेस्ट किया था उस बार और अपनी रिपोर्ट में साफ लिख दिया था कि मम्मी के गर्भ में फीमेल चाइल्ड है, लड़की का जन्म होगा। सुनते ही उनके सिर में जो घुमेर उठी कि पांव के नीचे का फर्श घूमने लगा। कमरे की छत गोल हुई जा रही थी। पापा ने थाम लिया मम्मी को। साथ ही डॉक्टर अग्रवाल ने गर्भपात कराने की जगह का भी नाम लिख दिया। यदि इच्छा हो तो उनका तथा गर्भपात क्लिनिक का आपस में साझा रहता है ना, इसीलिए एक दिन भी व्यर्थ नहीं जाने दिया मम्मी ने। दूसरे दिन होने वाली बेटी से मुक्ति पा ली। बिन्नी की समझ में बुआ की बात नहीं आई। क्या हुआ बुआ? पेट में ही मार डाला तेरी बहन को, और क्या हुआ? एक बार नहीं, दूसरी बार, तीसरी बार तेरी बहन ने मार डाली? हाँ, बुआ ने उत्तर दिया। बिन्नी की आंखें फैल गई। देर तक फैली रही। कसाईन वाली बात सच निकली। कैसी तुष्ट थी वे उन दिनों। भयंकर वेदना के पश्चात भी निस्सीम विश्रांत भाव बुआ ने मम्मी के मुख पर देखा था। फिर अपनी गृहस्थी में संतोष से रम गई। बेटियों को दुलराया, उनके लिए नए फ्रॉक सिलवाए, बाबा से नए रिबन मंगवाए। नियोजित परिवार में सिमटी गृहस्थी लेकर चलने का सुख हाथ से छीना जा रहा था। वापस खींचकर प्रसन्न थी मम्मी। समय कुछ ही सरका था कि बीच में धुरी सा गड़ा बेटे की ललक का नुकीला बिंदु उनके मन को अपने में फिर से उलझा बैठा और फिर एक बार उनको अपनी गृहस्थी अधूरी लगने लगी। बिना पतवार की नाव सी। बिना पुत्र की जननी बने वे माँ के गौरवान्वित पद को स्वीकार नहीं कर पा रही थी। प्रजनन और बेटियों का पालन पोषण सार्थक ही नहीं लग रहा था उन्हें। जीवन का महत्वपूर्ण कोना बृहत आकार लिए रिक्त लगता था। अधूरेपन का एहसास मकड़ी के जाले सा मन पर चारों ओर से लिपट गया। आसपास का माहौल कटीला सा हो गया। तीज त्योहार चिढ़ाते विराते से निकलने लगे।
कलेजे में हीनता की हूक सी उठती जो बेचारगी में पलट जाती। राखी हाथ में लिए बेटियां कैसे बेअर्थ लगती, स्वत्वहीन, लाचार, संसार की किसी अमूल्य निधि से वंचित, दुर्लभ रिश्ते से कटी हुई। नाते रिश्तेदारों और आपसी मेलजोलदारों में चर्चित यह एक बात उनके कलेजे को निरंतर उधेड़ती रहती कि वे बेटे को जन्म नहीं दे सकी। इसी अधूरेपन के एहसास तले दबे वे हर गली, हर मोड़ और हर उत्सव से आंखें चुराकर चलने लगी। आपसी लोगों से कतरा उठी, अपनी दुनिया का दायरा संकुचित कर लिया उन्होंने। पापा की जुटाई सुख संपदा को लोग इस एक अभाव की पैनी छुरी से पल भर में काट कर फेंक देते। अरे कितना ही पैसा और वैभव बना रहे, पर किसके लिए? एक जीव होता तो सब सुकारत था, इन लड़कियों का ढक्कन। लेकिन हार गई मम्मी। अपनी 2 बेटियों और पापा के साथ फलती फूलती बगिया को अपने ही दाएं बाएं से आते कंकड़ पत्थरों से रुंधती देखकर निरस्त हो गई। और फिर इसीलिए ऐसे ही कर्णरंध्रों को कौंचते वाक्यों के चाबुक की मार से आहत मुड़ पड़ी उसी राह, फिर गर्भवती। पर आज प्रसन्न थी बेहद, पुत्र होने की पूर्व घोषणा पर। अम्मा जी, गुड़िया अंजू के समय तो बड़ी मिठाई खाई थी मैंने, लेकिन अब की बार, कहकर कुछ शर्मा गई। फिर स्वयं ही बोली, अब की बार खट्टा खाने को मन करता है अम्मा जी। आपकी बेर तो राम सुनी ले गो, भगवान जी की गाय थोड़े मारी है मेरे गोपाल ने, दादी ने आश्वस्त होकर कहा। अब की बार मिट्टी को भी हाथ नहीं लगाया मैंने अम्मा जी। मैं कह तो रही हूँ, पेट की बनगत ही दूसरी है आपका। एड़ी चिकनी और लाल है तेरी, मुंह पर रंगत ना है तेरे, भूसी सी उड़त रहे है चेहरा, छोरा ही होएगो, देख ही लियो, दादी ने मन चाही बात कह दी। आरंभ से ही दादी ने ख्याल रखा, गुड़ में रखकर नारियल के बीज लगातार 7 दिन खिलाए। पीर का गंडा गांव से ले आई, जिसे बड़े मनोयोग से मम्मी ने बाह में बांध लिया। सपने में आम बैंगन दिखते थे। गर्मी में 20 किलो आमों का दान किया। संतोषी माता का व्रत भी रखा। वैष्णो देवी की जात मानी। बिन्नी की समझ में ये बातें आई कि ना आई, पर बुआ उसे सारी बातें बताती रही। बिन्नी मुंह खोले और आंखें फाड़े सुनती रही। मम्मी भैया लेकर आना, दादी के सिखाए बोल गुड़िया ने ठीक वक्त पर उगल दिए। उस समय मम्मी अस्पताल जा रही थी। उनके मन में गुड़िया के लिए अपरिमित प्यार उमड़ आया। चुंबनों की बौछारों से गुड़िया को नहला डाला। पर अंजू तुरंत बोले, मम्मी बहन लाना, मुझे तो बहन चाहिए, भाई तो मारता है, ऋतु का भाई मारता है ना। बहन लाना मंजू के मुख से दूसरी बार यह वाक्य जैसे ही निकला, दादी ने चटाक से एक तमाचा उसके गाल पर जड़ दिया। बच्ची अकारण मार पर ऊंचे स्वर में रोने लगी। किसी और बात पर अंजू को दादी ने झिड़का भी होता तो वे दुर्व्यवहार पर खींच उठती। कितने ही दिनों तक अनबोला चलता। पापा को दादी के विरुद्ध भड़काती, दुश्मनी ठन जाती और दादी का यहाँ रहना दूभर हो जाता। पापा उन्हें जल्दी ही गांव छोड़ाते। पर उस समय दादी से पूरी तरह सहमत थी मम्मी। अंजू पर क्रोधित नजर गाड़ती हुई दादी का यथाशक्ति समर्थन कर रही थी। एक थप्पड़ और लगाओ अम्मा उसके, हर समय कमबख्त एक ही रटन लगाए रखती है। मम्मी बहन लाना, मम्मी बहन लेना। अरे 2-2 गुड़िया बगल में दबा कर सोएगी। गुड्डा लाकर दिया तो हाथ नहीं लगाया करमजली ने, एक कोने में पड़ा रहा, उठाकर मारी की लड़के को दिया यत्तरी। पड़ोस की पिंकी को देखो, जब भी पूछो चट से बोलती थी, मैं ये तो भैया लूंगी, जैसे जीभ पर सरस्वती बैठी हो। लड़का ही हुआ उसके माँ के। पापा ने लड्डू का प्रबंध पहले से ही कर लिया था। बच्चे के जन्म पर वैसे ही भागदौड़ मच जाती है। 100 के नोट 10-10 के नोटों से बदल लिए ताकि आया, जमादार, नाई, धोबी की मांग पर तुरंत निपटा सके। दादी के आदरों पर 2 दिन पहले से ही सोहर फिसलने लगे थे। भय है अयोध्या में राम ने कौशल्या के। लंबी प्रसव वेदना से गुजरी थी मम्मी। आयरन, विटामिन और पौष्टिक भोजन के जोड़ ने बच्चे को काफी वजनीला और तंदुरुस्त कर दिया था। गर्भ में 10 घंटे छटपटाते निकल गए। पापा की चिंता बढ़ती जा रही थी।
वे बदहवास से इधर से उधर भागते हुए डॉक्टर भार्गव से संपर्क बनाने का प्रबंध कर रहे थे। कुछ देर के पश्चात सिजेरियन बच्चा करने का निश्चय ले लिया डॉक्टर ने। आनंद फानन में ऑपरेशन की सारी तैयारी हो गई, लेकिन 4-6 लंबी चीखों के बाद मम्मी ने बच्चे को जन्म दे दिया। डॉक्टर भार्गव ने राहत की सांस ली। प्रसूता ने तीव्र मारक पीड़ा से मुक्ति पाई तो सभी के मन बेचैनी से निकलकर सहज हो गए और मम्मी तूफान के बाद की विश्रांति ओढ़े प्रसूति मेज पर लेटी थी। बस हो गया। डॉक्टर और नर्सों का संवेद स्वर उनके कानों ने किसी ध्वनि के रूप में पहली बार सुना। उसके बाद बच्चे का रुदन। साफ स्वच्छ करके नर्स बच्चे को नहला लाई तथा वजन करके मम्मी के नाम की पट्टी शिशु के बाह पर लगा दी। डॉक्टर हाथ धोकर बाहर निकल गई। एप्रन बदलना था। रक्त के मोटे धब्बे उनके ऊपर गिरे थे। तीखी पीरों से थकी देह, सूखे सफेद होठों पर जीभ फेरती बेहद कमजोर लग रही थी मम्मी, महीनों की रुग्ण सी। नर्स सफेद कपड़ों में लपेटकर पूरी की पोनी की तरह बच्चे को उनके पास ले आई। वे शांत संतुष्ट निगाहों से नर्स को देखने लगी। पीड़ा से निकलकर बच्चे के मोह की स्निग्ध रेखा खिंच आई उनके चेहरे पर। वे चाहती थी नर्स जल्दी से कहे, मिसेज आरती गुप्ता, आपने बेटे को जन्म दिया है, बेटा हुआ है आपके। यही वाक्य सब दोहराए। दीवारें, छत, खिड़की, पर्दे सब यही बोले कि बेटा हुआ है। यही एक बात सुनने को उनके कान कब से तरस रहे हैं। केवल यही सुनने को जी रही हैं, बड़ी उत्सुक, लालायित। बेटी हुई है मिसेज आरती गुप्ता, कॉन्ग्रेचुलेशंस, मुबारक हो। वह वाक्य, हैं? यह आवाज क्या? अप्रत्याशित बात। गूंजता स्वर हृदय की धड़कन बंद करता सा। नहीं नहीं, वे विश्वास ही नहीं कर सकी। नर्स का फिर दोहराना। सन्न रह गई वे। कलेजा काटता वाक्य संज्ञा शून्य करता चला जा रहा था। वे हतप्रभसी विस्फारित नेत्रों से नर्स को देखती रह गई। हाथ पांव का दम सूता जा रहा था। नर्स घबरा गई। मिसेज आरती गुप्ता, आरती। एक बाह से बच्ची संभाले नर्स मम्मी को हिलाए जा रही थी। प्राण तो सुनते ही दादी के भी निकल गए। पापा विचलित हो उठे। दादी होठों में बर्र बर्र न जाने क्या बुदबुदाती रही। मम्मी होश में थी, पर वे उस समय मूक बधिर हो जाना चाहती थी। पर मन के अंदर तो अंधड़ की तरह झंझावाती हलचल मची थी। अब 3। वे यथार्थ की पहली सीढ़ी पर कदम रखती चीख उठी, नहीं नहीं। क्या हुआ आपको? आरती, क्या कर रही हैं आप? देखो, रुको, हाथ पांव मत मारो, स्टिच टूट जाएगा, तेज ब्लीडिंग हो जाएगा, ज्यादा खून गिरना अच्छा नहीं, हैवी ब्लीडिंग इज डेंजरस। नर्स समझाने लगी। पर कहाँ सुना मम्मी ने। मिर्गी के रोगी की तरह हाथ पांव अकड़ा दिए और सचमुच खून की तेज धार बही। बिस्तर पर लाल पोखर सी भर उठी। डॉक्टर, डॉक्टर, बेड नंबर 6, बेड नंबर 6। नर्स बच्चे को गोद में संभाले ही डॉक्टर भार्गव के पास दौड़ी। भगदड़ मच उठी नर्सों की, परिचारकों की। झटपट पलंग के पास हुकदार स्टैंड रखकर दोनों ओर खून और ग्लूकोज की बोतलें लटका दी गई। नली और सुई के सहारे मम्मी की शिराओं से होता हुआ रक्त और ग्लूकोज शरीर में सरकने लगा, बूंद 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 करके। शी इज शॉक्ड। गहरा धक्का लगा इसे। किसने सुनाई इसे खबर? जानती नहीं, यह तीसरी लड़की थी। ऐसे कितने ही केस किए हैं, फिर भी। डॉक्टर भार्गव ने नर्स को बुरी तरह फटकार डाला। बच्ची नर्सरी में रख दो, माँ के पास इस समय मत सुलाना। डॉक्टर निर्देश देती हुई चली गई। कंपोज का इंजेक्शन देकर उन्हें सुला दिया। शरीर में जान आते ही मम्मी ने फिर तूफान उठाया। डॉक्टर, लड़की पैदा कैसे हो सकती है? आपसे गलती हुई है डॉक्टर, मेरे पेट में तो बेटा था। पीछे का वाक्य प्रकंपित अधरों पर ही कराह कर टूट गया। डॉक्टर, नर्स एक पल को मुख खोले देखती रह गई, विस्मित सी, आश्चर्यचकित। उस समय डॉक्टर भार्गव कुछ नहीं बोली। नर्सों को हिदायतें देकर अपने केबिन में चली गई। कितना सुंदर बेबी है आपका, बिल्कुल आपके जैसा। वही नाम, वही चिन्ह, क्या कहते हैं, ठोड़ी। हाँ हाँ, नर्स कहे जा रही थी। शब्द नुकीले शूलों की तरह हृदय को चीरते चले जा रहे थे मम्मी के। अशक्त विनम्र हुई वे बोली,
कैसे हो गया सिस्टर ऐसा? मैंने तो फीड्स टेस्ट कराया था, रिपोर्ट में मेल चाइल्ड की घोषणा की थी। आप लोगों ने भी तो कहा था। बस हो गया, कोई हेराफेरी तो नहीं? संशय पुता उनका विवर्ण चेहरा नर्स के चेहरे में समाने लगा। क्या कहता है तुम? हम झूठ क्यों बोलेगा? और फिर पहला डिलीवरी आपका ही हुआ था, किससे बदलता हम? अनायास से उफनता क्रोध नर्स दबा नहीं पाई। ठीक कह रही हूं मैं, वे दृढ़ होकर उफन पड़ी। डॉक्टर भार्गव उन्हीं क्षणों में आ निकली उधर, और पापा भी चाय लेकर आ चुके थे। डॉक्टर भार्गव के लिए मम्मी डिफिकल्ट पेशेंट बनती जा रही थी। अजब विक्षिप्त सी एक बिंदु पर आकर डॉक्टर भार्गव का आक्रोश उफलने लगा। वे और अंकुश नहीं रख सकी। एक बात का उत्तर दीजिए मिसेज आरती गुप्ता, गिव एन आंसर ऑनेस्टली। आपकी कोख से वास्तव में ही लड़का पैदा हुआ होता तब भी क्या आप ऐसे ही संदेह में पड़ सकती थी? कह सकती थी कि मेरे तो बेटी हुई थी, आपने लड़के से बदल दी। डॉक्टर, दे दो मेरी बेटी। मेरे सवाल का उत्तर दीजिए मिसेस गुप्ता। मम्मी एक पल को चुप हो गई, अप्रत्याशित प्रश्न से पराजित सी। हाँ मैं कहती डॉक्टर, धीमी सी मध्यम आवाज आहत योद्धा से अंदर से उठी और होठों पर ही पड़ी रह गई। झूठ, बिल्कुल झूठ मिसेस गुप्ता, आप यह नहीं कह सकती थी। आपका लड़खड़ाता स्वर इस बात के लिए तैयार ही नहीं है। आप क्या, कोई नहीं कह सकता है। आप में इतना साहस होता तो अपनी बेटी प्रसन्नता से स्वीकार लेती। डॉक्टरी जीवन के 20 वर्ष हो चुके हैं मेरे, 4 अस्पताल बदल चुकी हूँ। डिलीवरी करते करते बालों की लटें सफेद हुई है। आज तक यह कहने वाला हमें नहीं मिला कि डॉक्टर हमारे बेटी हुई थी, लड़के से बदल दिया आपने, दे दो हमारी बेटी। वे पापा से मुखातिब थी। उस बेटी को लेकर मम्मी को घर आना पड़ा। न किसी ने नेग मांगा, न कोई शगुन बख्शिश के लिए लड़ा झगड़ा। जन्म क्षण से ही फेंका फेंकी का अभियान मचा था। फिर शुभ घड़ी का ऐलान करके किसके सामने हाथ पसारती जमादारनी, जो गंदगी की बाल्टें उठाकर चुपचाप फेंकती रही, पॉट देती रही, उठाकर खड़ी करती रही मम्मी को। दादी मम्मी की मनस्थिति समझती थी। अस्पताल के पलंग से उन्होंने ही बच्ची को गोदी में उठा लिया और मम्मी को चलने को कहा। दादी बूढ़े हाथ पांव चलाती रही। मम्मी खाए न खाए पंजीरी हरीरा बनाती रही। बच्ची को गुड़ अजवाइन पिलाकर स्वस्थ रखने की चेष्टा करती रही। मम्मी से दूध पिलाने के लिए आग्रह करती रही। दादी को उन्होंने कितनी बार झिड़का, फिर भी अरे दूध न पियावेगी तो छाती पक जाएंगी। अस्पताल का मातम घर उठकर आ गया। आने जाने वाले सगे संबंधी जो अंजू के समय सपाट चेहरा लेकर आते थे, इस बार सुस्त होकर आए, पापा पर तरस खाते हुए से, जैसे कोई विशाल का पहाड़ गिरा हो और पापा के अस्तित्व को तोड़कर चकनाचूर हो गया हो। लड्डू का ऑर्डर चुपचाप कैंसिल कर दिया गया। मम्मी ने बेबी कॉट के लिए मोहरी से मनाही भिजवाई दुकानदार को। नई बुशर्ट बनाकर रखी थी, सब धरी ही रह गई। गुड़िया अंजू के पुराने फ्रॉक खोजे गए, उन्हीं से बच्ची को दादी ने ढक दिया। नामकरण के लिए दादी ने जिद ठानी तो मम्मी झल्ला उठी। आपको नाम क्यों सूझ रही है अम्मा जी? अरे सूतक तो उतर जाते हैं, हवन है जाता हो, नाम राशि पताओ चल जाती। दादी ने तर्क धरे। हम नहीं विश्वास करते इन बातों में, मम्मी ने आधुनिकता बरती। बिन्नी नाम अस्पताल में नर्स ने दिया था, वही घर में प्रचलित हो गया। कैरोलियन क्रिश्चियन नर्स की बेटी का नाम था बिन्नी, विनीता। बड़ी बुआ ने लिखा था। बड़ी आशा लाई थी अब की बार भाभी से भतीजा होने का नेग, सोने की अंगूठी लूंगी, पर यह चुड़ैल कहाँ से आ टपकी। इस घर का रास्ता देख लिया है भवानियों ने, पत्थर पर पत्थर चला रहा है। पत्र को पढ़कर मम्मी की आंखों में आंसू आ गए, खूब रोई वे। दादी तनिक रोष में आ गई। जी खत किताबत भेजी है उर्मिला ने? अरे हमारे भी तो भाई हैं ये चारों। पापा ने दिन रात समझाया मम्मी को। दादी ने मान अपमान की परवाह करे बिना बिन्नी को उठाने के लिए बराबर कहा और कहती रही, लेकिन मम्मी ने नहीं छुआ उसको। वे तो सुस्त चुप माटी के निर्जीव बुद्ध से बैठी रहती। गुड़िया अंजू के प्रति वे उदासीन हो उठी। दादी परेशान हो उठती, खुद ही करती बिन्नी की उलट पलट, फिर मन समझा लेती। अरे जिन बच्चन को कोई नहीं पाले उन्हें भयमाता पाल देते हैं। बिन्नी की भयमाता कभी दादी बनी, कभी मेहरी बनी और कभी मेहरी की बेटी। खटोले पर पड़ी थी बिन्नी,
मुंह में दूध की बोतल थी। क्षुधातुर आंतों में कुलबुलाहट से जल्दी जल्दी दूध पिए जा रही थी। शायद गले में ज्यादा दूध चला गया, फंदा लग गया और फिर खांसी का बेअंत दौरा सा पड़ा था। निपल निकल गई, आंखें उबल आई, रोते रोते खटोले से नीचे आ गिरी, जमीन से टकराकर खोपड़ी खच्च से बोली। चीखता स्वर अचानक बंद हो गया। हाय! बर्तन पटक कर मोहरी दौड़ी, बच्चे को उठाकर कंधे से चिपका लिया। रांधव करो बहूजी, पेट में से ईंट पत्थर जने तबो मोह माया उपजत है। तुम कौन से मट्टी की बने हो बहूजी? जा कन्या परमेश्वरी ने का बिगाड़ो है तुम्हारो। अरे तुमसे तो हम गरीब गुरबा अच्छे हैं, खाने को रोटी कम सही पर मोह ममता तो भरपूर है। 4 छोरी है मेरे, गलो नाय घोट दियो, मेहनत मशक्कत करके पाल रही हूँ, ये पिरान से ला गए के राखी है। मरी अपने औकात भूलकर लंबा भाषण दे गई। गंवारू उपदेशों में बच्चों की रेल पेल का जो वर्णन मरी ने किया था, उस नासमझी पर मम्मी को तरस आ गया। वे चुप लगा गई। कोई प्रतिक्रिया जाहिर करना अपनी तौहीन सा लगा उन्हें। फिर मरी के सिर मड़ गई बिन्नी। पापा ने एवज में कुछ रुपए बांध दिए। दिन में नहलाना धुलाना दूध पानी सब उसके जिम्मे था। रात को दादी करती रहती। दादी के जाने के बाद कोई भी उल्टा सीधा दूध मुंह में ठूस देता। कपड़े गीले करती तो गीले में पड़ी रहती, गंदगी में भिनकती रहती। रो रो कर हलक सूख जाता। मरी देख लेती तो भागी आती। अरे बिटिया बिन्नी, बीमार होती तो मरी अपने बच्चों की तरह घोट पीस कर कुछ पिला देती। आरती, बेटी तो हमारी रहेगी। हाँ, नफरत से क्या लाभ? पापा ने बार बार समझाया। असर तो हुआ था, बस इतना ही कि लोक लाज को भी बिन्नी को उठा लेती, उसके कुछ काम कर देती, बस। ऐसे ही बिन्नी कुछ पनपने लगी। गुड़िया और अंजू के कपड़े पहनकर उनके पीछे अंकुआई झिझकी नाजुक नन्ही कोपल से बढ़ने लगी। पापा ने तो उसे गुड़िया के स्कूल में डालने की बड़ी कोशिश की थी, पर वहां दाखिला ही नहीं हो सका। टेस्ट पास ही नहीं कर पाई। उस दिन पापा से मम्मी रात भर देख लिया, कूड़ मगज है, दिमाग में गोबर भरा है, फीस बेकार फेंकनी थी तुम्हें जो इसे वहां दाखिल करने चले थे, पास के स्कूल में डाल दो। उसके बाद का तो बिन्नी को ही याद है सब कुछ। तबीयत ठीक नहीं थी मम्मी की। रसोई में पापा लगे हुए थे। बिन्नी चुपके से पापा के साथ जा लगी। कभी चम्मच ला कर देती, कभी प्याला पकड़ाती। गंदे प्याले पंजों के बल उचक कर धो डाले और संभाल कर धीरे से औंधे सरका दिए। सारी फ्रॉक भीग गई। पापा ने कैसे मीठे से दुलराया, झिड़का। पगली, गीली हो गई फ्रॉक, मैं धो लेता ये सब। बिन्नी फ्रॉक का गीलापन हाथ से सुखाने लगी, हथेली फेर फेर कर। जा फ्रॉक बदल कर आ, सर्दी हो जाएगी। पापा ने बिन्नी का हाथ पकड़कर रसोई के बाहर तक भेज दिया। बिन्नी को अपना फ्रॉक नहीं मिल सका। पापा ने अंजू का फ्रॉक पहना दिया, बिना जाने ही। उन्हें कहाँ पता चलता है कि कौन सा फ्रॉक बिन्नी का है, कौन सा अंजू का। बिन्नी ने भी नहीं बताया। वह तो खिल उठी उत्फुल्ल। आज अंजू का तितली वाला फ्रॉक जो आ गया उसके हाथ। भागी तुरंत। देख अंजू, पापा ने पहनाया है। मकई के कच्चे दानों से दंत पंक्ति कानों तक खिंच गई। आंखें सिकुड़कर खिलखिला उठी। उतार, यह अंजू थी। नहीं, बिन्नी बाहर को भागने लगी। मम्मी निकल आई। बिन्नी ने बिना प्रतिवाद के फ्रॉक उतार दिया। मम्मी अंजू का पुराना फ्रॉक उठा लाई। चल इधर, मैं नहीं पहनूंगी, है गंदा है। सहमा दबा सा प्रतिरोध एकाएक जोर मार कर बाहर गिरा। शायद पापा का लड़ियाया दुलार ऐसा दुस्साहस दे गया। क्यों नहीं पहनेगी, नंगी घूमेगी? मम्मी का बीमार चेहरा कठोर हो गया। टिंकू चिढ़ाएगी मुझे, मैं नया पहनूंगी, पापा लाएंगे, टिंकू को दिखाऊंगी तितली वाला। बिन्नी ताली पीट कर हंस पड़ी। नहीं पहनेगी? मम्मी ने चिड़चिड़ाकर उसका कान खींच दिया। ढीठ कहीं की। बिन्नी की आंखों में कान की उमेर से उठी पीड़ा डबडबाने लगी। पानी में तैरती पुतलियां मम्मी को घूरने लगी। रह नंगी। मम्मी ने फ्रॉक उठाकर धुलने वाले कपड़ों में डाल दिया। शेम शेम पप्पी शेम, गुड़िया और अंजू चिल्ला उठी। शेम शेम की नुकीली ध्वनि बिन्नी के कानों को बेदर्दी से कौंचती रही निरंतर। सोचा बाहर जीने की ओर भाग जाए, पर नंगे बदन, केवल कच्छी पहने, फिर तो टिंकू भी शेम शेम करने। सोचते ही वो खिसिया उठी। नाक के छेद फूलने सिकुड़ने लगे।
शेम शेम ध्वनि में वह दोनों हाथों को नंगे बदन पर लपेटे खड़ी रही, बेबसी से घुटी दबी सी। कपड़ों के ढेर से अंजू फिर वही फ्रॉक उठा लाई। पहनेगी पहनेगी, पटी पुरानी पहने, पीने कानी पहने। फिर अनवर स्वर, ताली की पट पट। नन्हे कलेजे में देर से रुका क्रोध का जोरदार तूफान उठा और बिन्नी ने अपने दूधिया मकई से दांत खूंखारी वेग से अंजू की बाह में गड़ा दी। कनफोड़ चीख का सैलाब कमरे में भर गया। मम्मी सुनकर भागी। क्या हुआ? उनकी आंखों में कैसी हिंसक अग्नि थी। बिन्नी सामना करते ही भस्म होने लगी। आंखें जो अब तक अंजू को विक्षुब्ध आक्रोश से घूर रही थी, यकाएक निरीह हो उठी, कतई निस्सहाय। वे जैसे ही समीप आई, उसके पांव कपकपा उठे, थर 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 थर। सूसू निकलकर जमीन पर पूरे वेग से बहने लगा। रोकने की भरपूर चेष्टा के बावजूद भी बहता रहा निरंतर। एक तरफा आक्रमण झेलने के लिए लाचार समर्पित न आज पापा के ढाल थे, न दादी का भरोसा। गीली कच्ची में बाहर भाग जाने का उपक्रम भी नहीं। ढीठ कहीं की कंजरिया। थप्पड़ों की दर्दिली बौछार। मम्मी के हाथ जब चोट से झंझना उठे तो बिन्नी की नरम बाह पर उन्होंने मांस काटकर ले जाने वाली चिकोटी काट दी। चीखों भरा रुदन घर में फैल गया। पड़ोसी भी जान गए वही तीसरी पिट रही होगी। हालांकि बिन्नी के चीखते ही गुड़िया द्वार के किवाड़ बंद कराई थी। रोएगी जोर से, हैं? मम्मी ने मुंह जोर से भींच दिया। बिन्नी को लगा वह सांस नहीं ले पा रही, आंखें उबलकर बाहर आने को है। वह दिन कि आज का दिन। बिन्नी के मुंह से अब चीख नहीं निकलती, केवल गालों पर निःशब्द अविरल धाराएं बहने लगती हैं। ऐसे देखती जैसे हमें चबा जाएगी, मम्मी ने कहकर धक्के के साथ उसे छोड़ दिया। पापा उसी समय आ गए। बिन्नी की दुर्दशा के बीच ही। पहले तो कुछ बोल नहीं सके, बेबस से देखते रह गए। मम्मी की बात क्यों नहीं मानी तूने? बिन्नी को ही झिड़क कर कैसा लाचार सा पक्ष लिया था उन्होंने। पापा क्यों डरते मम्मी से, इतने बड़े होकर भी? मम्मी क्यों चिल्लाती है अकारण ही? पुरानी फ्रॉक वह क्यों पहने? गुड़िया पहन लेगी, अंजू पहन लेगी, मम्मी उसे पीटेंगी। कितने प्रश्न नन्हे मन पर घुमड़ाते रहे। पापा उसे प्यार करते हैं तो मम्मी को डांटते क्यों नहीं कि बिन्नी को क्यों मारा? जैसे अपनी कमीज में बटन न लगने पर मम्मी को डांटते हैं, जैसे खाने में देरी होने पर मम्मी पर चिल्लाते हैं। बिन्नी को डांट पड़ती रहे, मार पड़ती रहे, बस देखते रहेंगे। रोकेंगे भी तो डरे डरे से, मम्मी की बात मान लेने को कहते हुए। डरपोक हैं पापा। अकेले एकांत में कितनी बातें कहते पापा। बिन्नी के लिए हम लाएंगे फ्रॉक, डॉल भी लाएंगे। फिर लाते क्यों नहीं? मम्मी के डर से। पर पापा क्यों डरते हैं? उनसे तो मम्मी प्यार करती है, पप्पी लेती है उनकी, जैसे गुड़िया अंजू के लेती है कभी कभी। बस बिन्नी की बात आते ही पापा पर झपट पड़ती है बाप की तरह। दोनों में लड़ाई हो जाती है बड़ी सी। उसे दादी पर कम गुस्सा नहीं था। दादी की ही तो सारी गलती है। उन्होंने क्यों कहा बिन्नी पैदा नहीं होगी, लड़का होगा मम्मी के? जब पता ही नहीं था तो चुप रह जाती दादी, क्या बिगड़ जाता? डॉक्टर अंकल को भी कई कई बार चिट्ठी लिख चुकी है वह। जब जब गुड़िया अंजू को मम्मी ने जरा भी प्यार किया है, तब ही वह चिट्ठी लिखने लगती है। अंकल, जब आप बिन्नी को जानते ही नहीं थे तो फिर कैसे बता दिया कि बिन्नी नहीं होगी, अंजू गुड़िया का भैया होगा? मम्मी से क्यों झूठ बोला आपने? मेरी मम्मी मम्मी इतना लिखकर कुछ न लिखा जाता बिन्नी से। आंखों से टप 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 आंसू टपक पड़ते, अक्षर बिगड़ जाते। बिन्नी तोड़ मरोड़ कर कागज का गोला सा बना देती। वह ऐसी ही गोलियां बनाती रहती। उस दिन गुड़िया ने उठा ली वह गोली और मम्मी को दिखाने के लिए भागी। बिन्नी के तो जैसे प्राण ही निकल गए। अब क्या होगा? मम्मी मुझे मारे। वह गुड़िया के पीछे भरपूर वेग से भागी थी, लेकिन कहाँ? वह तो अच्छा हुआ मम्मी नहीं मिली। गुड़िया ने पर्चा साफ सपाट करके झट से पापा के हाथ में दे दिया। पापा ने पढ़ा, मुख खोले बिन्नी को देखते रह गए अपलक, और वह अपराधिनी से बड़ी बड़ी निरी आंखें जमीन में गाड़े काठ मारी अडोल चुप खड़ी रही वहीं पापा के आगे। पापा ने उस दिन बहुत प्यार किया था उसे। पापा ने जितना प्यार किया, बिन्नी को उतना ही रोना आता ही गया। हाथ पांव छोटे ही थे अभी, फिर भी दादी जब भी आती बिन्नी को सीख देकर जाती।
अपनी माँ के 4 काम कर दियो कर बेटा, झटपट उठाओ कर काम के लिए, काम सबय प्यारो है। बिन्नी भाग भाग कर काम करने लगी। हर आगंतुक से पहला परिचय बिन्नी का ही होता। किवाड़ों पर दस्तक होती, वह द्वार खोलने भागती। घर के निर्देशों के अनुसार सबसे निपटना होता। विम फिनाइल वाली, बिस्किट बेचने वाले, साबुन सर्फ के प्रचार को निकली झोला वाली महिलाएं, कड़े और वाहेगुरु की तस्वीर देखकर पैसे बटोरते सरदार जी, भगवती जागरण के नाम पर दान एकत्र करती हुई भक्ति ने, पर्चा दिखाते हुए गूंगे बहरे याचक, अंध विद्यालय के लिए चंदा मांगते अंधे सूझते साथी, सबसे निपटती बिन्नी। मम्मी को जैसे कहते सुना था, ठीक वैसे ही वह भी दोहराने लगी थी। चलो चलो, यहाँ कोई नहीं है, हम सिख विक नहीं है सरदार जी, जागरण में चढ़ावेंगे चढ़ावा, आप फिक्र ना करो, हमें नहीं लेनी विम फिनाइल, पापा बाजार से ले आते हैं। अंध विद्यालय के लिए 1 रुपया लेने घर में दौड़ जाती। बिन्नी को देखकर कौन कहता कि वह 8-9 साल की बच्ची है। वह तो प्रौढ़ चतुरा सी वाचाल हो गई थी। आइए बैठिए ना अंकल, पापा आते ही होंगे, पिता के घनिष्ठ मित्र का झोला थाम लेती। चाय पियो ना अंकल, मम्मी को जगा दूं? छोटे छोटे हाथों में चाय का प्याला कांपता किटकिटाता आता। अवांछित लोगों के लिए रटे रटाए जुमले, पता नहीं अंकल कब आएंगे पापा, फिर आ जाइए ना, चतुराई से बाहर का रास्ता दिखा देती। अकेली बिन्नी घर को उठाए चल रही थी। दोनों बड़े बहनों को घर के कामों से अधिक सरोकार नहीं था। वे मजे से पढ़ती खेलती और बिन्नी को भी अपने चकर घिन्नी बने रहने पर कोई क्षोभ न था। वह तो अभ्यस्त हो गई थी। उसका स्कूल भी तो 10 बजे लगता है। अंजू गुड़िया को तो बस 7 बजे ही ले जाती है। बिन्नी को लगने लगा कि उसकी मम्मी भी टिंकू की मम्मी की तरह होती जा रही है, नरम, कोमल, अच्छी। मम्मी की जुबान पर हर दम बिन्नी का नाम ही फिसलता रहता। बिन्नी यह ला, बिन्नी वह धर, पापा की शेव का सामान ला बिन्नी, बाथरूम में तौलिया रखा, लंच बॉक्स, पापा भी बिन्नी, जूते निकाल बेटा, पलंग के नीचे से पॉलिश मार देना, जा प्रेस करा ला शर्ट पर, जल्दी लौटना। हाँ, रोजमर्रा के कई काम थे उसके जिम्मे। परीक्षा में नंबर अच्छे नहीं आए थे बिन्नी के। बहनों ने एक दूसरे के कान में खुसर फुसर की, फिर आपस में मुस्कुरा उठी। बिन्नी बस्ता नीचे ही धरकर अनमनी सी बैठ गई। काश दादी होती। धीरे धीरे से वह रो उठी। गुड़िया को तरस आ गया, तुरंत बिन्नी के पास आकर बैठी। दिखा रिपोर्ट, रो मत। बहन ने पीठ पर हाथ फेरा तो बिन्नी फफक कर रो पड़ी, घुटनों में मुंह दे दिया। अंजू भी पास आ बैठी। क्या किया जाए, देर तक मशवरा चलता रहा। मम्मी को मत दिखाना रिपोर्ट, शाम को पापा को दिखाना। गुड़िया ने समझदारों की तरह बिन्नी को सावधान किया। अंजू, तू मम्मी से कुछ न कहना। हाँ, गुड़िया ने समझाया। उस दिन गुड़िया कितनी अच्छी लगी थी बिन्नू को, बिल्कुल दादी की तरह। वो गुड़िया के अनेकों काम बेबाती करने को आतुर हो उठी और उसी दिन से गुड़िया को दीदी कहना शुरू कर दिया था उसने। चाय के प्याले धो रही थी बिन्नी, महरी भी उसी से कहकर गई थी, बिन्नी बेबी आज तुम संभालियो काम, मैं शादी में जा रही हूँ। सहर्ष स्वीकार कर लिया बिन्नी ने। कोई अव्यक्त आत्मीय संबंध था उसका महरी से। महरी उसे कुछ अच्छी लगती थी। बहूजी, मैं तो बिन्नी बेबी के मारे तुम्हारे काम पर पड़ी हूँ, नहीं तो तुम्हारा देन देन तो बस। महरी भी बिन्नी से जुड़े मोह को अक्सर जतलाती। गुड़िया दीदी बर्तन रख रही थी। गुड़िया दीदी अब पहले की तरह नहीं चिढ़ाती, चुपके चुपके प्यार करती है बिन्नी को। अपने स्कूल से टॉफी ले आती है, स्टिकर देती है और सेंट रबर भी। नल की धार के नीचे प्याले डालने में बिन्नी को एक गाना याद हो आया, जिसे अंजू अपने स्कूल फंक्शन के लिए तैयार कर रही थी। एक पल को बिन्नी को अपनी आवाज पर विश्वास ही नहीं हो पाया कि यह स्वर उसी का है। लयबद्ध, मधुर, मीठी आवाज, मंजू से भी अच्छी। दादी बरामदे में बैठी थी। अरे बिन्नी, तू गा रही है बेटा? दादी होश उठी। बिन्नी गाने में तन्मय, मगन। अचानक हाथ से छूटकर प्याला दूसरे प्यालों पर जा गिरा। झन झन 2 प्यालों को और तोड़ गया। बिन्नी देखती रह गई, विवर्ण मुख, सांस रोके, निस्पंद शरीर का रक्त मानो सूख गया हो। आंखें खंडित प्यालों पर चिपक गई। हाथों की उंगलियां प्यालों से विलग हुई टोटियों को सिंक में बर्तनों के बीच खोजने लगी और ढूंढकर झड़ी हुई जगह पर ज्यों की त्यों चिपका चिपका कर देखती रही। काश फिर से ऐसे ही हो जाए। मम्मी ने बड़ी निर्दयता से पीटा था।
गुड़िया बचाती रही, संग में पिटती भी रही। मम्मी के क्रोध के विस्फोट से उठी ज्वाला में विदग्ध बिन्नी को लगा जैसे उसके बालों को किसी ने जड़ से उखाड़ दिया हो। थप्पड़ों के असह्य आघात, कान को जड़ से उमेठा जाना, ओठ भीज कर मुंह खो जाने की चेष्टा को तोड़ता विवश आर्तनाद। उन अमानवीय प्रहारों में कितने दिन का जमा लावा, कब से रुका बैर। छोटी सी बिन्नी, अबोली जान, निरीह सी। कमरे में से दादी चीख उठी, मारी डारेगी आज, अपने सिर कलंक लेगी। पागल हो गई है भई गुस्सा में, जहाँ कन्या को मारी का एक काम मिल जाएगा तो है, अभी तक तू ना अंग्रेज पाई जाए। दादी कहती रही, पर वह मम्मी के समीप जाने का साहस न कर सकी। मम्मी दादी पर फट पड़ी, मुफ्त में आता है क्या? तुम बड़ी हेजदार बन रही हो, मस्तानी है या चुड़ैल, देख कर काम नहीं करती। हड्डी पसली टूटेगी तो याद रखेगी, तो उसे टूट जाता हो तो। दादी साहस के सेतु पर खड़ी बहस कर रही थी। कैसे टूट जाता? गुड़िया ने क्यों नहीं तोड़ दिया? मम्मी बड़बड़ाती रही। दादी हार कर चुप हो गई। बिरथा कलह बढ़ती। दिन ढलने लगा। बिन्नी सुबकते सुबकते धरती पर ही सो गई। मुंह नाक से पानी बहता रहा। पलके सूझकर गोलाई में उभर आई। मम्मी की उंगलियों के निशान गालों पर स्पष्ट उभरे थे। उस रात पापा घर से दूर पुलिया पर बैठे दादी से देर तक बतियाते रहे। धीरे धीरे न जाने दादी से क्या क्या कहते रहे। बिन्नी दादी को खोजती पुलिया तक चली आई। बस इतना ही सुन सकी, बिन्नू को आप ले जाओ गाँव, न आरती के सामने रहेगी न उसका क्रोध बढ़ेगा। खर्चे की फिक्र न करना अम्मा। चल चुप रह। खर्चे की बात पर दादी ने पापा को जोर से झड़क दिया। मध्यम रोशनी में बिन्नी को खड़ी देखकर पापा चुप हो गए। बातों का सिलसिला वहीं खत्म कर दिया। सुबह ही दादी की डोलची में बिन्नी के कपड़े रख दिए गए। दादी के कपड़ों के लिए पापा ने अपनी अटैची खाली कर दी। मम्मी रसोई में रास्ते के लिए खाना बनाती रही। बिन्नी की हिम्मत नहीं हुई उधर जाने की। एक बार कनखियों से मम्मी की ओर देखा था, सोचा कुछ मदद करा दे, पर उनका चेहरा खींचा सा लगा था उसे। वह दादी के पास बैठी रही। बिन्नी चल बेटा, तैयार हो जा। दादी के कहने पर वह चुपचाप खड़ी रही। चल बिन्नी, चल बेटा, दादी ने बाह पकड़कर कहा तो हाथ मुंह धोकर विरक्त भाव से खड़ी हो गई। पापा ने फिर कहा तो पावों में चप्पल डाल ली। जाते समय बिन्नी ने मुड़कर पीछे देखा। मम्मी का गुस्सा उतरा नहीं था, लेकिन वे किवाड़ की आड़ से बिन्नी को देख रही थी। दादी से जमकर झगड़ा हुआ था कल। दोनों के मन में कड़वाहट का कसैला स्वाद था, करेले के जैसा, एक दूसरे से अनबोला था। अंजू और गुड़िया सड़क तक आए। गुड़िया दीदी ने कार्टून वाली किताब दी थी और अंजू ने वे रिबन दे दिए जिनको बिन्नी ललक भरी नजरों से देखा करती थी। कैसे जान गए अंजू? चिट्ठी लिखना बिन्नी, कहकर गुड़िया उधर को फिर देख नहीं सकी। आंखें पोंछती घर की ओर चली आई। पापा स्टेशन पर गाड़ी में बैठा है। वहीं से एक सुंदर सी डॉल खरीद दी बिन्नी के लिए। पर बिन्नी क्या अब इतनी छोटी थी गुड़िया खेलने लायक? पापा यह जानते थे कि नहीं, लेकिन अब तक कभी दे नहीं पाए। इसीलिए शायद आज कुछ टॉफी, बिस्कुट, फल आदि। बिन्नी, पापा ने सिर पर हाथ धरा। बिन्नी ने सर झुका लिया। सुन सुन, नाक की आवाज आती रही। गाड़ी की तीखी सीटी और पहियों की छुक छुक में सारे स्वर दब गए। इतने दिन बाद पापा गांव आए तो बिन्नी खिल उठी। पापा! वो लिपट गई पापा से। पापा ने बिन्नी को बाहों में भर लिया। बिन्नी उमंगों में भरी फुदकती फिर रही थी, शरारती चिड़िया सी। उसने दादी के साथ सब्जी काटी, पूरियां बेली, भागकर बनिया की दुकान से बूरा ले आई, बेला भरकर मीठा दही निकाला। उसे हंसी आ रही थी। कैसे खाएंगे पापा इतने बड़े बेला में से दही? घर में तो नन्ही आंख सी कटोरियों में सब्जी रायता खाते, जरा भी ज्यादा हो जाए तो। दादी ने कांसे की बड़ी सी थाली में इकट्ठी 4 पूरियां रख दी। बिन्नी सोचती रह गई, दादी भी खूब है, जानती तो है पापा नन्ही सी 3 रोटियां खाते हैं, फिर भी। वह हैरान थी, मुंह खोले देख रही थी। सच नहीं लगता था। पापा ने बेला मुंह से लगाकर सारा दही पी लिया। पूरी और मांगी। पानी लंबे गिलास से पीकर जोर से डकार ली तो वह खिलखिलाकर हंस पड़ी। कैसे हो गए पापा यहाँ कर? बिल्कुल दादी के लड़के। मम्मी वाले पापा तो कहीं है ही नहीं। बिन्नी ने दादी के साथ रात में खाट पर बिस्तर बिछाया। दरी पर नई सफेद चादर, नया गिलाफ चढ़ा तकिया।
न डनलप का गद्दा, न फोम का तकिया, न नाइट बल्ब। कैसे सोएंगे पापा? पर पापा तो आराम से सो गए। कैसे अपने से लगे थे पापा उसे, बिल्कुल वैसे जैसे बिन्नी के ही हो और किसी के भी नहीं, केवल उसके। उसी के लिए तो आए थे पापा। बिन्नी गहरी नींद में थी। अचानक आंख क्यों खुल गई जान नहीं सकी। बातें होने का आभास। दादी और पापा में गंभीर बहस छिड़ी थी, शायद उसी को लेकर। अम्मा, आरती से काम नहीं बनता, छठा महीना चल रहा है, बहुत कमजोर हो गई है। दादी ने निश्वास भरा हुंकार किया। अम्मा, अपनी मम्मी के लिए बिन्नी में मोह माया ज्यादा ही है, इतना उन दोनों में नहीं है। उन्हें तो जब से पता चला है कि घर में नया बच्चा, तब से दोनों लड़कियां माँ की दुश्मन हो गई। मुंह से बात नहीं करती। देखा था अम्मा, माँ के इशारे पर कैसे नाचती फिरती थी बिन्नी, सारा काम उठा लेती थी। बेटा गोपाल, बिन्नी तेरी बेटी है, तेरा हक है पूरा। पर मैंने यहाँ आके जिस स्कूल में दाखिल कर दी, बड़ी होशियार है, अव्वल आई है छिमाई में। इसकी साल बर्बाद है जाएगी बेटा, अब इसे मेरी रहने दे। सो जा तू, सवेरे जानो है तो। तो मित्रों, हम कई घरों में देखते हैं जहाँ लड़कियां हैं। शायद अधिक लड़कियां होने की पीड़ा इस कहानी को पढ़कर वो लोग ज्यादा अच्छी तरह समझ पाएंगे। लेकिन लड़कियां तो अपना अपना भाग्य लेकर आती हैं। हर लड़की अपना भाग्य, चमकदार भाग्य लेकर आती है। किसी के कहने से कुछ नहीं होता है। आपको कहानी कैसे लगी जरूर कमेंट और लाइक करके बताइएगा। और हाँ, चैनल पर अगर नए हैं तो सब्सक्राइब भी जरूर कीजिएगा। और हाँ, अगर आपके परिचितों का आप कहानी शेयर करना चाहते हैं तो भी जरूर कीजिएगा। मिलती हूँ फिर, तब तक के लिए बाय बाय।